हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो बहुत ही धांसू क्लास आज की होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस रखिए, आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं 12 बजे डेली क्लासेस चलेंगी और शाम को 8 बजे क्लास चलेगी। 8 बजे जो क्लास चलेगी वो पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके निचोड़ होंगे, और 8 बजे क्लास की जितनी भी होगी PDF वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपको क्लास भी मिल जाए और साथ में आपको PDF भी मिल जाए। उसके साथ ही आपको जो है 6-7 दिन जो हम लोगों का बचा है, बिल्कुल धुआंधार पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ, आंसर तुरंत टाइप करिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम है, सभी से हेलो। चलिए अब देर नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी पेन लेते हुए चलिए, ताकि आपको हम हर एक आंसर जो है इसका बता सकें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा यानी जो संविधान बना हमारा, वो सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत ये बनाया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो एग्जाम में याद रखिएगा, अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा, नहीं तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दूसरा भी सेम ही क्वेश्चन है, तो राजेंद्र प्रसाद ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए, लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं तो भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको बताने लायक होगा, तो इसका आंसर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया था, ये बताइए आप लोग। आप सभी को अगर मैं बता दूं तो जो संविधान था उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है इसमें लगा था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। जब भी बात होगी क्वेश्चन की कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, या संविधान को कब जो है स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान को कब से लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सभी लोग। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें, लापरवाही नहीं करना है। 6 दिन बचा, इसमें भी लापरवाही है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जिसका अनुपात जो है 3:2 था, और राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने किया था। वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि जनगण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है आपका जनगण मन को अपनाया गया था, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही जो है सबसे पहला राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक हैं? बताइए, यानी स्पोक का मतलब तीलियां कितनी है उसमें। ये तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। 7 का जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी 7वें का बी बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, और इजी क्वेश्चन भी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द जो हैं अंकित हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए, कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा। बहुत बढ़िया,
चलिए, तो ये भी इजी था आपका, आपको पता होगा कि जो वहां पर अंकित है यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते जो है उस पर लिखा गया है। चलिए, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये मैंने अभी अभी आपको आगे बता दिया कि जो राष्ट्र ध्वज है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो डिजाइन है, जो आकार है, वो 3:2 है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया। वर्ष में एक संशोधन द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया है। आपको बताना है कि किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक को जोड़ा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग 8 बजे की आज करंट अफेयर की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, पीडीएफ भी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मतलब आज की क्लास देखोगे ना तो मजा आ जाएगा आप सभी लोगों को, ये आप मान लीजिए। बिल्कुल, तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी 2003। ठीक है, तो 2003 में एक संशोधन किया गया था जिसमें भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक को जोड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, जब मैंने बताया था कि 22 जुलाई 1947 को क्या ऐड किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तभी मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। चलिए, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को मैं आपको बता दूं तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति भारत का घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वोच्च शक्ति वहां के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है? बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, जो भारत की सर्वोच्च शक्ति है वो यहाँ के नागरिकों के द्वारा है। हम ही लोग सरकार को बना सकते हैं, हम ही लोग सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है लोकतंत्र। ठीक है, यही तो दिखाता है लोकतंत्र हम लोगों का। बिल्कुल, तो लोकतंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ये गलत बात है भाई। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो यार लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कर दो सभी लोग, बिल्कुल लाइक करिए सभी लोग जल्दी से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? केवल जो है मात्र 6 दिन बचा है पेपर को। इसी 6 दिन में आप बन सकते हो, बिगड़ सकते हो। 6 दिन मेहनत कर लोगे तो जीवन भर मौज करनी है, याद रखिएगा। चलिए, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा, यही जो है गणतंत्र का अर्थ होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जो आपका शब्द है डेमोक्रेसी, ये किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो डेमोक्रेसी है ये आपका जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, लापरवाही ना करो यार, आंसर टाइप किया करो सभी लोग। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही कम बच्चे जो हैं आंसर टाइप कर रहे हैं। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? बताइए। चलिए, तो आपको 1950 इसमें दिख रहा है, इसी में जो है गणराज्य बना था भारत। चलिए, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, ये बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए कि संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है। अगर क्वेश्चन पसंद है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो, जितने भी लोग नए हैं वो लोग सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी हो जाएगा, भारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम जो है भारत है। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? बिल्कुल, कानून का नियम जिसको आप कहते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है आंसर टाइप करेंगे इसका। तो बिल्कुल, जिन लोगों ने भी आर्टिकल 14 कहा उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ, या ऐसा हम कहें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, तो 14 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूत करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल, तो आर्टिकल 19 जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 होता है ये बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूत करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल, चलिए, तो इसमें जो है भैया दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ए और सी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ चुका है तो आपको जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन है तो सी वाला, अगर बिल्कुल, और अगर एक है कोई इन दोनों में से, दोनों से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 11वें मौलिक कर्तव्य में शिक्षा का अधिकार जो है कंपलसरी किया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? बताइए। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? बिल्कुल, 6 दिन में हम लोगों को गर्दा मचा देना है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। इसलिए रोज 12 बजे दोपहर में और शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। दोपहर में हम लोगों की और सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, लेकिन शाम को हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को निचोड़ कर पी जाना है हम लोग को 6 दिन में। क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया था, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बता दीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर 21 का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध, ठीक है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका होती है वो जो है गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध जो है की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, सभी लोग आंसर टाइप करें इसका। बिल्कुल, तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। पहले ये जो था आर्टिकल 31 में इसको शामिल किया गया था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको 300A, आर्टिकल नंबर 300A में इसको रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। तो 31 में पहले था, उसको हटा दिया गया है। अब जो है उसको संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, और अब जो इसका आर्टिकल है वो है 300A, इसको याद रखिएगा, 300A है। पहले 31 में था, अब 300A हो चुका है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? अभी अभी मैंने जस्ट बताया है, बिल्कुल 300A के द्वारा जो इसको हटाया गया है, अब उसको क्या बता दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बता दिया गया है। तो 23 का जो सी हो जाएगा बिल्कुल कट। देखो यार, अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना तो प्लीज यार लाइक कर दो यार। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए ना यहाँ पर पढ़ाने वक्त जान निकल जाती है, समझ लीजिए आप लोग। आप मेरी मेहनत को नहीं समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल आप लोग पढ़ाई करिए, आपके लिए जितना बन सकेगा ये चैनल करेगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा, पीडीएफ दूंगा, ठीक है। शाम की क्लास के लिए बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट तैयार हो रहे हैं। शाम को आप लोग आइए, मजा आ जाना है आज की क्लास में। बिल्कुल, तो लाइक कर दिया करो भाई, आपसे कुछ और तो मांग नहीं रहा हूं, लाइक ही मांग रहा हूं। चलिए 24 पे आ जाइए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार पहले 31वें अनुच्छेद में था, अब जो है 300A में कर दिया गया है कानूनी अधिकार के तहत। और इसको जो संपत्ति का अधिकार था ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो ईयर भी याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? बताइए।
25 का आंसर दीजिए। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो 300A के तहत अब जो है वो कानून का अधिकार हो गया है। तो कानून का अधिकार मतलब विधिक अधिकार, विधिक माने भी तो कानूनी होता है, ठीक है, तो कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है? 26 का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है? जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल अगर मैं बात करूं मूल अधिकार की, तो वो यूएसए से लिया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में हमारा मूल अधिकार आता है, जो कि संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 में क्या आता है। तो भाग 4 में आपका आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बिल्कुल यहां पर लिखा है संविधान, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहां से लिया है? बताइए। अभी अभी हमने बता दिया है आपको, बिल्कुल जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो बिल्कुल जो है आयरलैंड से लिया गया है और संविधान के भाग 4 में ये है, याद रखिएगा इसको। चलिए, और 36 से 51 अनुच्छेद के बीच है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 28 आंसर टाइप किया करिए सभी लोग, और जितने लोग पहली बार जुड़े हो एक बार नीचे कमेंट में फर्स्ट लिख दीजिए। जितने लोग भी आज पहली बार जुड़े हो, यानी पहली बार मेरी वीडियोज को देख रहे हो, तो एक बार फर्स्ट लिख दीजिए सभी लोग कमेंट में, ताकि मैं ये जान जाऊं कि कितने बच्चे मेरे आज नए आए हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं पढ़ाई से, ये सब फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि किसी एक जो है कल्याणकारी राज्य की जो है हमें स्थापना करनी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जो है हमारा 52 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति से हमारा संबंधित है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, इस चीज को आप लोगों को याद रखता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 31 का आंसर दीजिए आप लोग। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप हमको बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो रामनाथ कोविंद हैं। आपको याद रखना है कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि नंबर भी एग्जाम में पूछा जाता है किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखना है आपको। बाकी जो आपके एम वेंकैया नायडू हैं वो उपराष्ट्रपति हैं और वो 13वें नंबर के हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए हमको। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सभी लोग हमको दीजिए। बिल्कुल, तो इसका जो है सी आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग भी सी कह रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर ये थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? 33 बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, 33 बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 33 का आंसर दीजिए सभी लोग। देखो, अगर मैं आपको राष्ट्रीय आपात की बात करूं तो राष्ट्रीय जो आपातकाल हैं 3 तरीके के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो 352 अनुच्छेद में है, एक आपका राष्ट्रपति शासन होता है जो 356 अनुच्छेद में होता है, एक आपका वित्तीय आपातकाल होता है जो 360 में होता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में तो ये आपका 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है ये आपके हर एक राज्य में लगता है, तो इसकी कोई संख्या नहीं, किसी राज्य में ज्यादा बार लगा है, किसी राज्य में कम बार लगा है।
360 यानी वित्तीय आपात की बात करें तो ये अभी एक भी बार नहीं लगा है। तो तीसरा जो है 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। उस टाइम पर अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। बिल्कुल, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो याद रखिएगा 3 आपातकाल होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन होता है जो 356 में है, वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है। ये तीनों आपातकाल जो है राष्ट्रपति लागू करता है। क्लियर है। और जिस समय 1975 में लागू हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, उस टाइम पर फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना है आपको। दूसरे कार्यकाल के निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं, केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं, कितने भी कार्यकाल के लिए हो पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। इनमें से कोई सही नहीं है। 34 का आंसर सभी लोग जल्दी से दे दीजिए हमको। चलिए, अभी हमने कहा कि आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसके बारे में। और मैंने ये साथ में ये भी बताया था कि भारत में कोई भी जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है कोई भी जो राष्ट्रपति वो सिर्फ 2 बार ही होगा। इसीलिए बराक ओबामा जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति होने के बाद वो सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो अमेरिका की बात है। भारत में कोई कितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए 35 आ जाइए। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? 35 का आंसर दीजिए सभी लोग। देखो ये वो क्वेश्चंस है ना जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति जो है सभी को जो है शपथ दिलवाता है, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाएगा, उपराष्ट्रपति को भी जो है ये दिलवाएंगे, ठीक है। साथ ही में जो भी मंत्री पद पर होंगे उन सभी को राष्ट्रपति जो है दिलवाते हैं शपथ। लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर नहीं है या किसी कारण से उपस्थिति नहीं होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपका कार्यभार संभालेंगे। 36 पर आ जाइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सभी को आंसर इसका सही भी आना चाहिए। चलिए, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत कब की जा सकती है? भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत कब की जा सकती है? आज की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। आज की क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। बाकी शाम वाली क्लास की पीडीएफ जो है तैयार हो रही है और सारी चीजें वहां पर तैयार हो रही है, कंटेंट वो शाम को आपको मिल जाएगी। बिल्कुल 37 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, और कब चलाया जाता है? जब कोई भी संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तो चलता है। और कब उसको कराया जाता है? केवल राज्यसभा में भी ये किया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा भी ये किया जा सकता है, ठीक है। कहीं पर भी इसकी कार्यवाही स्टार्ट की जा सकती है। और जब दोषी पाए जाएंगे तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? बताइए। जो 4 समूह हैं उसमें से भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग नहीं ले सकता, ये आप बताइए। सीधा क्वेश्चन का आंसर 38। तो जो अगर हम आपको यहां पर बताएं तो संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति के पद पर भाग लेंगे। संसद एवं राज्यसभा विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य लेंगे। निर्वाचित का मतलब होता है कि जिनका निर्वाचन हो चुका है, या तो चुनाव जीतकर उनका निर्वाचन हुआ हो या राज्यसभा में उनको निर्वाचित किया गया हो, ठीक है। और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य ये हो जाएंगे। लेकिन बी ऑप्शन इसका गलत होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होंगे, जो निर्वाचित होंगे वही जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो बी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत सा हलवा वाला क्वेश्चन है, बताओ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत बढ़िया। तो 39 का ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के पहले
राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे वहां पर भी, ठीक है। और लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे, और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और साथ में ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे भारत के। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। मजा आ रहा है भाई तो यार लाइक कर दो यार, गलत बात है आप लोग लाइक नहीं किए हो, जल्दी से लाइक करो सभी लोग, बिल्कुल लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने लिए सब्सक्राइब करो ताकि आपको क्लासेस भी मिल जाए, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाए, अपडेट भी आपको सारी मिल जाती है चैनल पर, ठीक है। चलिए तो 40 की बात करते हैं तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है, 41 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के निर्णयानुसार किया जाता है। चलिए 42, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, 42 का आंसर दीजिए। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज के हुए हैं ना जानदार क्वेश्चन हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, अगर एक बार रिवीजन करना होगा तो फिर से एक बार वीडियो को चलाकर आप देख सकते हो। तो 43 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 25 साल, ठीक है। तो भारत, अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, वहीं पर राष्ट्रपति बनने के लिए अगर हम बात करें तो 35 साल होती है, वहीं पर अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसके लिए भी 35 साल होती है, वहीं पर राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं तो 30 साल होती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए जुड़े हो, ताकि आपको क्लास भी मिल सके और अपडेट भी मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, और हाँ, शाम को 8 बजे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, हालांकि सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए रहोगे तो नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा, और अगर नहीं भी पहुंचता है तो 8 बजे आप चैनल पर जो है टॉपर्स डालकर सर्च कर दीजिएगा, आपको जो है सबसे ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।